हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये बहुत ही खास कार्यक्रम है मीडिया स्टार वर्ल्ड पर, सप्ताह में एक बार। और इसमें भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों की बड़ी खबरों पर चर्चा होती है। हमारे साथ सैयद अली मुश्तबा साहब पिछले, मैं समझता हूँ, कम से कम 2-3 साल हो गए हैं जिसमें लगातार हम उनको उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और हर फ्राइडे के लिए आपके लिए वो तैयारी करते हैं। बहुत ही अहम और गहराई से उनकी जानकारी रहती है जिसको आप काफी पसंद करते हैं। पिछले हफ्ते 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका वीडियो देखा जिसकी हेडिंग थी इजराइल के गुनाह में भारत भी भागीदार, तकरीबन उस तरह की कोई हेडिंग थी। और आप लोगों ने उसे वीडियो को काफी पसंद किया। आज भी कई अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। भारत ने चाबहार में जो कुछ था, जो कुछ इतने अरसे से पैसा लगाया जा रहा था, वो वहां से निकल गया है। अमेरिका का दबाव, उस खबर पर हम काफी अहम बात है वो, क्योंकि ऐसे टाइम में जबकि भारत एक तरफ से तेल भी लेना चाहता है ईरान के उस रास्ते से, लेकिन साथ साथ अमेरिका के प्रेशर के मुताबिक मुताबिक भी फैसले ले रहा है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा और भी कई खबरें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही बड़े हमलों की खबरें हैं। और उसके अलावा अफगानिस्तान की और भी खबर है, वहां तेल निकलना शुरू हो गया। और बांग्लादेश की खबर है और कई और खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। अब मैं चलता हूं सीधे सैयद अली मुश्तबा साहब की तरफ। मुश्तबा साहब आजकल अपने आबाई गांव माने गांव में हैं, शेखपुरा बिहार में। वैसे वो चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है ये अमेरिका के दबाव में, भारत क्या क्या करेगा, क्या होगा? अब तो वहां राम माधव के अमेरिका जाने के बाद पूरे सरेंडर की भी खबरें आ रही हैं। आखिर कहां कहां सरेंडर करेगा? क्या है चाबहार वाली खबर? जी बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। हम लोग आज चार बहार से शुरू करते हैं, क्योंकि ये चाबहार पोर्ट जो है, अब उसकी खबर ये है कि इंडिया ने अपने आप को वहां से सरेंडर कर दिया है। और नरेंद्र सरेंडर वाली जो बात राहुल गांधी हमेशा उठाते रहते हैं, वो वही है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, आज एक समझ लीजिए कि एक 15-20 साल से जो है वो वहाँ इंडिया वहाँ मौजूद था, तैनात था। और ईरान की रजामंदी थी और ईरान के खुशनुदी के बहस जो है वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंच रहा था, बलूचिस्तान को भी पास करके। और वो ईरान के सहारे जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, उससे वो अफगानिस्तान पहुंच जाता था और फिर सेंट्रल एशिया पहुंच जाता था। तो खबर जो है वो ये है कि बज़ाहिर तो लोग कह रहे हैं कि साहब अमेरिका का प्रेशर था, इसलिए कि वो ईरान से कोई रिश्ता नहीं रखे और उससे कोई तेल ना ले, और इस वजह से इंडिया जो है वो वहां से निकल गया। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि ईरान ने प्रेशर दिया हुआ था इंडिया को, क्योंकि ईरान के अगेंस्ट में कथाकथित तौर पे इसराइल के पार्लियामेंट में हमारे मोदी साहब ने कह दिया कि हम इसराइल के साथ हैं। हम्म। उसका मतलब क्या हुआ कि हम ईरान के दुश्मन हैं। तो हम्म। क्या ईरान चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने देगा इंडिया को? मालिकाना हक तो ईरान का ही है ना। तो ईरान की तरफ से भी इंडिया का के ऊपर प्रेशर था कि अब यहां से आप, जैसे उन्होंने बेस बनाए थे, अमेरिका ने अलग अलग उनको खदेड़ के निकाल दिया। अब इसी तरह से जो है इंडिया को निकाल दिया चाबहार से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था इंडिया का, क्योंकि उधर गवादार पोर्ट जो है वो तो चाइना के पास चला गया। अब ये चाह रहे थे कि उसकी उसको काउंटर करने के लिए हम चाबहार पोर्ट पे आए। बहुत बड़ा तजारत होता था उससे। वो पूरा का पूरा जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो चाबहार पोर्ट के होता था। अब एक चीज और मैं बता दूं कि चाबहार पोर्ट जो है वो एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन बन गया था इंडिया के लिए। ये भी पूरी पूरी जनता को पता है, पाकिस्तानियों को पता है और ईरानियों को पता है। इंडिया के जो एजेंट हैं
वो ईरान में पकड़े गए मोसाद के लिए काम करते हुए। उनका उनका एग्जीक्यूशन भी हो गया। तो चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया जो है वो मोसाद के एजेंट्स को इंडियन बना करके वो भेज रहा था ईरान के अंदर। नहीं तो सूरत हाल यह है कि अमेरिका का तो प्रेशर था कि आप ईरान से तेल ना लें और हर तरह से हम ईरान से रिश्ते अपने खत्म करें, और ईरान का भी प्रेशर था। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक लॉस है, जिसको भारतीय जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये क्या किया मोदी सरकार ने, क्या फॉरेन पॉलिसी है। एक तो अरबों अरबों रुपया जो है आपने चाबहार पोर्ट पे लगा दिया, और ये बात मैं आपको बड़े इससे बता रहा हूं कि चाबहार पोर्ट हमेशा एक सवालिया निशान था, और जब से इंडिया ने ईरान से अपना रिश्ता थोड़ा खत्म करना चाहा या अलग करना चाहा, तो चाबहार पोर्ट के ऊपर तो क्वेश्चन आ ही रहा था। अब तो पाकिस्तानियों के बल्ले बल्ले हो गए कि चाबहार पोर्ट को हमेशा पाकिस्तानी ये कह रहा था आगे कि आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक और वाकया याद दिला दूं चाबहार से रिलेटेड। और आपने जिक्र किया कि मोसाद के लिए कुछ भारतीय लोग वहां काम करते थे, और पिछली जनवरी में जो वहां पर प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद उन्होंने मोसाद के बहुत से एजेंटों को पकड़ा। बहुत सी चीजें मीडिया में नहीं आई हैं जो मुझे अंदाज हैं, लेकिन एक वाकया है जो मीडिया में आया था कुलभूषण सिंह यादव का, कुलभूषण यादव का, जो चाबहार में रहता था इंडियन बिजनेसमैन के तौर पर, और वो फिर पाकिस्तान में पकड़ा गया था। 2016 में पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार किया था। अभी तक वो पाकिस्तान की जेल में है। कहा यह जाता है कि वो खुफिया एजेंट था जो पहले चाबहार में रहता था ईरान में, और फिर वो पाकिस्तान के रास्ते शायद अफगानिस्तान जा रहा था या पाकिस्तान में। तो बहरहाल कुछ खुफिया ऑपरेशंस का बैकग्राउंड रहा है चाबहार में। जाहिर है ईरान अब अपनी सिक्योरिटी के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, हो सकता है उसकी तरफ से भी दबाव हो। अब चलें दूसरी खबर की तरफ। उधर बिल्कुल उसके पड़ोस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी मारामारी हो रही है। 200 मिसाइल 24 घंटे में, क्या कुछ है खबर? जी जी, वो खबर को हम लोग एक सेकंड के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और ईरान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर चलता है। 900 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के इंटरनेशनल बॉर्डर है। अभी ईरान ने 6 पॉइंट्स खोल दिए हैं तिजारत के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के साथ, और ऑफिशियल ट्रेड जो है वो इन पे होगा। तो अगर सैंक्शन भी लग जाते हैं मतलब ईरान के ऊपर और रहते हैं, तो ईरान अपना गुड्स जो है वो पाकिस्तान भेजेगा, और गरदार और जो कराची पोर्ट के थ्रू वो जो है दुनिया में जाएगा। तो ये तो तोहफा दिया है हमारे मोदी साहब ने ईरान से, मतलब क्या कहते हैं, अदावत करने के लिए। तो ये जो छह जो पॉइंट्स हैं, ये तो पहले नहीं खुले थे, ये तो पहले नहीं थे। ये अभी जो ईरान वॉर के बाद ही जो है ये अनाउंसमेंट आया है ईरान का कि हम पाकिस्तान के साथ ये 6 पॉइंट्स खोल रहे हैं जिससे हम तिजारत करेंगे। अब उसमें सारी चीजें आएंगी, जो भी चीजें जो है वो आप इंटरनेशनल लेवल पे ईरान से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो मतलब रोड के थ्रू जो है वो आ जाएगा, ट्रेन लिंक होगा, किसके थ्रू आएगा, और वो पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो ये बड़ी खबर है। अब आ जाइए हम लोग अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। जी जी। तो ये पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने 200 मिसाइल जो है उनके एक प्रोविंस पे बरसाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है, नंबर भी बहुत बड़ा है। और ये जो एक तरह समझिए ये जंग ही चल रही है। एक तो ईरान का जंग चल रहा है इजराइल और अमेरिका का, और ये दूसरा जंग जो है वो चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। तो ये जो इन्होंने मतलब मिसाइल दागे हैं, अभी इसका जो है वो ये है, बैकग्राउंड ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो सुलह हो रही है वो चाइना करा रही है, और चाइना ने इन लोगों को रोक भी दिया है कि आप इसको एस्केलेट ना करें, और मतलब ये है कि टेबल पर बैठ करके जो भी चीजें हैं उसकी जो है जो भी सहूलत से उनका जो है हल हो सकता है वो हल हो जाए। लेकिन अब पाकिस्तान ने को क्या इमरजेंसी आ गई, अभी उसकी तरफ से पाकिस्तानियों का भी कोई मतलब वो नहीं आया है कि हमने क्यों मतलब ये ऑपरेशन किया है। और जो अफगानिस्तान के भी अहदेदार हैं
उन्होंने भी कोई जवाबी स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो अभी हम और आप जो हैं, जो खबरें आ रही हैं वो हम अपने सामीन को दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है, और ये खबर जो है दुनिया को मालूम है। तो 200 मिसाइल अगर आप डाल रहे हैं या फेंक रहे हैं या उनके ऊपर दाग रहे हैं, तो वो तो जंगी है ना, वो तो कोई छोटा बिल्कुल मोटा कार्रवाई है नहीं। तो बिल्कुल अब हम लोग इसको फॉलो करेंगे कि इसके आगे क्या हो रहा है। क्या वो जो सुलह का जो सुलहनामा हो रहा था और सुलह की बात हो रही थी, क्या वो खत्म हो गई? अब क्या होगा नहीं होगा, ये तो अगला जब इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी तो हम लोग इसको जी हाँ, तुर्की बताएंगे। तुर्की तुर्की और कतर कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों, कुछ हफ्तों पहले जो खबर आ रही थी, तुर्की और कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत कुछ बढ़ रही थी, लेकिन वो कहाँ मामला अटक गया। क्या ये ईरान जंग में ये मामला दब गया, इंटरनेशनल सतह पर उसकी प्रायोरिटी नहीं रही। ये बहरहाल कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब होती हैं इंटरनेशनल सियासत में। अच्छा, उसके साथ साथ तालिबान अफगानिस्तान में जो है वो दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। अब वो वहां पर तेल निकलने की भी खबरें आ रही हैं, वो क्या कुछ है? वो चीन की कंपनी वहां कुछ काम कर रही है। जी जी, ये बड़ी अहम खबर है, इसलिए कि अब हम और आप जो हैं वो सऊदी अरेबिया और कतर और ओमान और जो अभी तेल की लड़ाई है, अब वो तेल की लड़ाई वेस्ट एशिया से हटके अब हो सकता है कि अफगानिस्तान में भी आ जाए। लेकिन अफगानिस्तान के लिए बड़ी खबर है कि अब वो तेल, बाकायदा तेल निकाल रहा है। और ये खबर ये है कि 2023 में चाइना से उसकी संधि हुई थी कि वो जो है माइनिंग करे और वहां से जो भी मिनरल ओर्स हैं उसमें तेल भी आता है कि उसको निकाले। तो अब यहाँ पे वो चाइना की कंपनी है, उसका नाम जो है वो सीपेक कंपनी है, सीई कुछ करके है, सीपेक कंपनी है। वो कंपनी वहां पे 2023 से ऑपरेशन कर रही है। तो अभी जो तालिबान के लोग हैं उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है कि देखिए हमारे यहाँ तेल निकल गया, और वो उन्होंने ये करके बटन बटन दबाया है, कुछ खींच विच रहे हैं, वीडियो मैंने देखा है। और फिर एक पाइप के थ्रू जो है वो तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो ये अफगानिस्तान के इकोनॉमी के सुधरने का एक ऐलान है। और वो अब बाहर के लिए तेल आश्रित नहीं होंगे। इंडिया को अगर वो हो जाता है तो इंडिया अफगानिस्तान से ही मतलब तेल लेगी। मैं ये कह रहा था, लेकिन ये खबर जो है ये पॉजिटिव खबर है बिल्कुल अफगानिस्तान के हवाले बिल्कुल से। बिल्कुल। नहीं, जी अब से पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला, सिक्योरिटी का मामला काफ़ी बेहतर हुआ है। वहाँ की करेंसी काफ़ी संभली है। हमारे भारत का नोट जो है उससे पीछे रह गया। अब अफगान जो करेंसी, उसे अफगानी कहते हैं, वो उसकी वैल्यू भारत के रुपए से भी ज़्यादा हो गई। मुझे याद है जब मैं 86 में गया, फिर 96 में गया, उस वक्त भी हमारे रुपए से उस उनकी करेंसी कमज़ोर थी, लेकिन अब उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, बहुत सी तरक्कियां की हैं, और कोशिश वो कर रहा है कि किसी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अब मैं चलना चाहता हूं अगली खबर की तरफ। वो भारत में मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन का मसला आया। देखिए, इस वक्त चूंकि जंग चल रही है, ईरान अमेरिका इजराइल वाली जंग, और वहां मिसाइल और इंटरसेप्टर अमेरिका के और इजराइल के पास कम हो रहे हैं, वो बहुत खबरें आ रही हैं। इस बीच में ये खबर आना कि भारत में ब्रह्मोस का प्रोडक्शन नीचे गिर गया है, ये तो बड़ी नेगेटिव सी खबर है। क्या कुछ है? जी जी, ये मैं मुझे भी मतलब कुछ मतलब चौंका दिया इस खबर ने कि ये खबर जो आई है वो ऑथेंटिक खबर है। और वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मोस जो है जो मिसाइल बनाती है, और एपीजे अब्दुल कलाम उसके बानी थे या आर्किटेक्ट थे, जो भी कह रहे हैं, उनके अंडर में ये अग्नि, त्रिशूल, नाग, इस तरह के जो है मिसाइल बनते थे, वो सब इसी ब्रह्मोस के ही मतलब अंडर में अलग अलग कैटेगरी के। अब जो खबर है वो ये है कि वो कुछ इंटरनल जो है गवर्नमेंट की कुछ फोकस जो है वो बट गई है, और वहां जो इंजीनियर लोग काम कर रहे थे उनको हटा करके दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया है। और बड़े ही बड़े बड़े जो इंजीनियर लोग थे उनको जो है दूसरी जगह उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। तो इस वजह से उनका प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया है। अब वो लगभग आधे के कैपेसिटी के लेवल पे वो मिसाइल बना रहा है, जो
ब्रह्मोस का जो पूरा प्रोजेक्ट है। तो ये एक नेगेटिव खबर है जो कि मतलब, और ये भी बता दूं कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं ये ज्यादातर नेवल फ्लीट के लिए यूज होते हैं। पानी में मतलब जो वॉर होगा और नेवी में हमारे जो जो जहाजी बेड़े हैं, जंगी बेड़े हैं, उसमें ये मिसाइल फिट होते हैं ताकि वहां से वो फायर करें और दूसरे शिप को जो है वो डैमेज करें या जो भी कुछ है। तो ये खबर जो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि अभी तो सारी चीजें यही चल रही है ना कि इंडिया का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस क्या है अपने नेबर्स के लिए, अपने चाइना के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। इन सब के ऊपर जो है ये बड़ा मतलब सवालिया निशान है कि एक तरफ तो हम मतलब ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा मतलब आश्रित हैं अपने इंडिजीनियस प्रोडक्शन पे, और यहाँ हमारा इंडिजीनियस, आपको याद होगा कि वो तेजास जो जहाज था वो दुबई के एयरशिप में एयर शो में ही जो है गिर पड़ा था। वो भी हमारा बहुत बड़ा एसेट था। और तो इंडिया की क्या डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, इससे जाहिर होती है कि हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें चाहिए होगा। अच्छा तो अच्छा, ये मुझे अहम मुझे खबर है। इसमें मुझे इसमें एक चीज देखिए, जब विदेशों पर डिपेंड होने लगे कुछ मुल्क, तो अपनी अपने पैर कमजोर हो जाते हैं, अपनी कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर ऐसे सियासी मंजरनामे में हम रह रहे हों जहां कमीशनबाजी भी चलती हो, हमने वो देखा जो जो जहाज लिए गए थे, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर, वो जो था फ्रांस से, तो उसमें कितना कमीशनबाजी हुई। तो अपने यहाँ के डिफेंस सिस्टम को, प्रोडक्शन को कमजोर करने में वो लोग जरूर होंगे जो बड़े बड़े कमीशन लेते हैं दूसरे मुल्कों से। और जैसा कि हमने देखा अरब मुल्कों का क्या हाल हुआ है, जब अमेरिका की पिटाई शुरू हुई तो इनकी हालत खराब हो गई। क्या हम भी कहीं विदेशों पर डिपेंड रहने लगेंगे और हम अपनी अपनी जो आत्मनिर्भरता है वो खत्म कर देंगे? दूसरी खबर पाकिस्तान से आ रही है, वहां वो क्या है, वहां भी ये वहां मिसाइल टेस्ट हुआ है साहब? जी जी, वो भी नेवल नेवल मिसाइल है, तैमूर उसका नाम है, जो कि वहां के जंगी बेड़ों पे फिट होता है। वो सक्सेसफुली उन्होंने 600 किलोमीटर के रेंज का जो है ये मिसाइल टेस्ट किया है और वो सक्सेसफुल हुआ है। अब वो भी अपने जहाजों पे लगाएंगे और किसके ऊपर फायर करेंगे वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन ये है पैरेलल जो चल रहा है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे मोदी सरकार ने और हमारे भारत सरकार ने, या वो सारी चीजें तो वो तोहफे में दे रहे हैं ईरान पाकिस्तान को। और पाकिस्तान जहां वो एक बिल्कुल कोने में एक आतंकवादी मुल्क था, और वो आतंकवादी मुल्क से अब वो पूरे दुनिया के ग्लोब में जो है अब वो मीडिएटर हो गया है और डिफेंस का एक्सपर्ट हो गया है। और सऊदी अरेबिया उससे जो है वो ट्रीटी कर रही है। अभी बातचीत ये भी चल रही है कि 4 या 6 मुल्क जो है, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और टर्की और पाकिस्तान और मेरे ख्याल में ईरान, ये मिलके एक नेटो की तरह का एक कोई संगठन बना रहे हैं जिसमें किसी भी मुल्क पे अगर अटैक होगा तो वो सारे मुल्क मिल जाएंगे। और वो मुल्क अगर मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडिया तो पाकिस्तान पे अटैक करेगी करेगी। फिर उसका रिटेलिएशन ये इतने मुल्क साथ में करेंगे तो चाइना तो एक तरफ है ही है, और ये 4 5 6 मुल्क और भी आ गए, तो इंडिया कहां से झोंक संभालेगी, कहां से बाहर संभालेगी? ये बड़ा अहम सवाल है। और इस सवाल के बड़े आगे जाकर के खतरनाक मंजर जो है वो सामने आते हैं। जी अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक अगली खबर है, राजनाथ सिंह जी एससीओ मीटिंग में गए हुए हैं, जहां ईरान भी है और हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो जो देश की सिक्योरिटी उनके कंधों पर उसका बोझ है। वहां क्या कुछ है, कितनी इंपॉर्टेंट थी ये मीटिंग जिसमें राजनाथ सिंह जी वहां गए हुए हैं, वहां से क्या खबर है? जी जी, वो बहुत अहम खबर है, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा लाइटर मोमेंट में आपके और अपने सामीन को बता दूं कि अभी इसी एससीओ जो कजाकिस्तान में किर्गिस्तान में हो रहा है, वहीं जो है जाने से पहले हमारे राजनाथ सिंह वो म्यूनिख में, या मेरे ख्याल में वो एक शिप पे थे और वो एक गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे समंदर के अंदर, जहाँ पे वो एक जहाज, पानी के जहाज में वो खड़े थे और जो उनका रेलिंग होता है उस पे खड़े होकर के वो बाकायदा जो है वो देख रहे थे शिप को, कि जो जो जा रही थी उनको सलामी दे रही थी, ये सब कर रही थी।
और इसी बीच में वो वीडियो ये बताता है कि उनके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन बोस हो गए वहीं पे शिप के अंदर। वो दूसरी तरफ नहीं होते तो फिर दूसरी खबर आ जाती, अगर उस पार मतलब अगर रेलिंग के उस पार होते तो दूसरी खबर होती, लेकिन ये खबर आई और इसको मैंने भी देखा, सारी दुनिया में देखा, आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा। अब पाकिस्तानी इसको लेके उड़ पड़े हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री का मतलब है कि बहुत मतलब खाते पीते लोग हैं, जवान हैं, दारा सिंह है, यही ना समझ में आता है रक्षा मंत्री का क्या मतलब हुआ। फौजियों तो के अब वहां सरबराह पे हैं, उन्होंने देखो क्या फौजियों के सरबराह हैं, यानी इस तरह से क्या समझना चाहिए। अब इसके बारे में क्या हुआ कि उन्होंने एक पुराना वीडियो जो है, अभी वहां के रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा आसिफ, उनको लेके आ गए। अब ख्वाजा आसिफ की वीडियो ये बताती है कि ख्वाजा आसिफ जो है एक कार से उतरे, एक नदी नीचे बह रही थी, उसका पुल था, और वो जो है उनको बाकायदा वो ट्रैक सूट और वो सब जो स्पोर्ट्समैन का जो गियर होता है उसमें बैठा दिया था उनको लेकर के, और बाकायदा वो पुल के ऊपर खड़े हो गए और उस पर से छलांग लगा दी नदी के अंदर, और नीचे जाकर के वो जो है स्विम कर रहे हैं, और गोताखोर लोग होंगे कि अगर कुछ होगा तो बचाएंगे इनको। अब ये दोनों को आप मिस कर रहे हैं कि एक एक जो रक्षा मंत्री है उसके तो पैर लड़खड़ा रहे हैं जहाज पे, और दूसरा जो रक्षा मंत्री है वो, उसकी भी उम्र, ख्वाजा आसिफ की भी जो उम्र है वो तो 75 साल से ऊपर की होगी, और वो इतना फिट है कि वो जो है मतलब नदी में जो है छलांग लगा ले। अब आ जाइए हम लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं कि एससीओ की मीटिंग अभी किर्गिस्तान में हुई, जिसमें ईरान भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, और पाकिस्तान भी मेंबर है, और जो है चाइना भी मेंबर है, और बहुत सारे सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वो भी मेंबर है, और वो ज्यादातर टेररिज्म के ऊपर और डिफेंस के ऊपर, और वेस्ट एशिया का जो अभी वॉर चल रहा है उसका, उसको भी जो है उन्होंने उन्होंने उसको जो है मतलब उसके ऊपर भी ये मीटिंग थी। तो राजनाथ सिंह ने वहां ये बयान दिया, ये एक नया बयान है, क्योंकि हमेशा इंडिया का जो लाइन है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का हब है और वहीं से टेररिज्म होता है, और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ से तब तक इंडिया बात नहीं करेगी। ये नैरेटिव बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के, और राजनाथ सिंह खुद हैं जो यही बात करते हैं जो के, लेकिन यहाँ किर्गिस्तान में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का कोई देश नहीं होता। आप पकड़िए देश को, यहाँ कोई देश नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई जगह नहीं होती, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो एक तरह से पाकिस्तान को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है कि आप टेररिस्ट नहीं हैं, आप टेररिस्ट मुल्क नहीं हैं। अगर हमारे और आपके समझने वाले लोग हैं तो हम तो इसी तरह समझेंगे। उन्होंने एक जनरल बात कही है, और इसी हवाले से मैं अब ये कह दूं कि देखिए अब ये जो है ये टेररिज्म का जो वक्त था वो अफगान जिहाद के टाइम में था, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अफगान जिहाद चल रहा था। उसके बाद वो टेररिज्म की बात जो हुई वो 9/11 की बात हो गई। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता जो जोर है टेररिज्म का, वो टेररिज्म का जोर जो है अब दुनिया में खत्म होने को आया है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और डिफेंस मंत्री हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री हैं, ये अभी तक टेररिज्म का जो है वो लिबादा लेकर के और उसको लेकर के पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और पाकिस्तान कहाँ निकल गया टेररिज्म का, तो उसने अरे साहब मतलब ये खिलाफी देखिए मुश्तबा साहब, ये बयान जो हमारे रक्षा मंत्री का है, मैं ना किसी के बचाव में बोल रहा हूँ ना किसी के, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ सिर्फ। हमारे विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को, जब मीडिएशन का मामला शुरू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसे दलाल स्टेट कह दिया, दलाल मुल्क, हम दलाल नहीं है वो दलाल हैं, इस किस्म की बातें कि अब शायद उसका कोई नुकसान हुआ है। इमेज बिल्डिंग की कोई कोशिश हो रही है कि अब शायद फिर से पाकिस्तान से कुछ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, या क्या ये अमेरिका के दबाव में हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका दबाव डाल करके कुछ भी करा लेता है, ये चाबहार में हमने देख लिया जो हमारी पहली खबर थी। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में नई सरकार बनी, और जो वहां से फरार होकर के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आई थी, वो हमारे यहाँ भारत में शायद दिल्ली में ही कहीं है। अब वहां की नई सरकार के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो क्या क्या कुछ है, क्या चल रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच में?
जी जी, अभी अभी जो है वो दिनेश त्रिवेदी जो के बीजेपी के अभी सांसद हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को, उनको डिजिग्नेट किया है भारत सरकार ने हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। अब वो बंगाल में पहले जो है उनकी सियासत बंगाल में थी, वो टीएमसी के लीडर थे और एक जमाने में जो पिछली बार थी, जबकि अभी भी मुझे याद है कि मोदी जी ने वहां पे भाषण दिया था कि मैं दो ममता गो, दीदी गो। तो ये हर जगह बोलते रहते थे कि मैं 2 तारीख को वोटिंग होगी, ममता जी की सरकार जो है वो चली जाएगी। तो उसी टाइम जो है एक बहुत बड़ा टीएमसी से एक्सोडस हो गया था बीजेपी में। वो लोग सब समझ रहे थे कि अब तो मतलब नैया डूब गई है, तो हम बीजेपी में चले जाए। तो जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद बहुत से लोग फिर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें अब लगा कि यहाँ तो वही है। लेकिन हमारे जो ये दिनेश त्रिवेदी हैं, ये अटक गए बीजेपी में। तो अब इनको जो है, ये बंगाली हैं, बंगला बोलते हैं, ब्राह्मण है, तो त्रिवेदी हैं, तीन तीन वेदों के मालिक हैं वो। तो अब इनको जो है वो भेज दिया गया है बांग्लादेश में बंगालियों के पास कि जाइए वो भारत के रिश्ते सुधारिए। तो अब ये देखिए, ये बड़ा एक डिसीजन है कि उन्होंने करियर डिप्लोमेट्स को नहीं भेजा। देखिए अब ये नई चलन चली है। पहले नेहरू के जमाने में ये होता था कि डिप्लोमेट्स तो हैं, फॉरेन सर्विस के हैं, लेकिन कोई बड़े नामचीन अगर आदमी है तो उनको एम्बेसडर बना के भेज दिया जाता था, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो मतलब एकेडमिशियंस हो, रिसर्चर हो, या किसी और शोबे में जो है वो एक्सेल कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो चलन खत्म हो गई, इसीलिए कि ये स्पेशलाइज्ड जॉब है। इसके लिए आपको फॉरेन मिनिस्ट्री की ट्रेनिंग चाहिए, आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब लेवल पे आप जो है वो काम करते हैं, तभी आप इस एम्बेसडर या हाई कमीशन के लेवल के आप मुस्ताक हैं। लेकिन मोदी साहब को क्या समझ में आया, उन्होंने बाईपास कर करके एक पॉलिटिशियन को जो है, भाई कथाकथित तो ये पॉलिटिशियन ही है ना, ये जो दिनेश त्रिवेदी है, इनको हाई कमीशन बना दिया, कमिश्नर बना दिया। अब ये क्या जोड़ तोड़ करेंगे, क्या करेंगे, अब तो अभी खबर आई है, अभी वो गए भी नहीं है। इसी के हवाले के साथ एक दूसरा है कि अभी जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, खलीलुर रहमान साहब, वो सेक्रेटरी हैं वहां पे बांग्लादेश में, वो अभी नई दिल्ली आ चुके हैं, पिछले हफ्ते आए थे वो। और उसके बाद यहाँ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो लिंक अप करने की कोशिश की कि वो पुराना जो टाई अप है इंडिया का और बांग्लादेश का, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। तो अब शेख हसीना को तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और वहां वो लोग जो आए थे बांग्लादेश से, वो उसी के लिए गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, खाने की किल्लत है, फर्टिलाइजर की किल्लत है, इसके लिए वो गुहार लगाने आए थे कि भारत जो है वो प्रोवाइड करे। तो आप देखिए हमारे दिनेश त्रिवेदी साहब जब ये मिनिस्टर बन के जाएंगे, वहां हाई कमिश्नर बन के जाएंगे, तो इंडिया बांग्लादेश को कितना सुधारेंगे, वो वो एक देखने वाली बात। वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। मुझे याद आ रहा है कि एक बार इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कुलदीप नैयर को यूनाइटेड किंगडम में, यूके में एम्बेसडर बना करके भेजा था, और वो इस बात के लिए मशहूर हो गए थे चूंकि वो पत्रकार भी थे, तो वहां हाई कमिश्नर के तौर पर, ड्यूटी के तौर पर रहते हुए बहुत सी चीजें वो लिखते रहे, और जो ऑफिशियली नहीं बतानी चाहिए थी उन्होंने किताब लिख डाली, और बहुत से राज उन्होंने फाश कर दिए इंडिया हाउस लंदन में जो कुछ होता था। अच्छा, अब आखिरी खबर है, लेकिन मेरे ख्याल से काफी अहम है और भारत के लोगों को समझने की है, और खास तौर पर जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है, उसके हवाले से मैं ये कोट करना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश का जीडीपी जो है इंडिया से आगे हो गया है। ये बांग्लादेश का 9 पॉइंट समथिंग जो है, 9.12 या 9.15 जो है वो बांग्लादेश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, और इंडिया का 8 पॉइंट कुछ है, 40 है। तो कुछ फासले जो हैं बांग्लादेश ने वो इंडिया से आगे ले आए हैं। आगे हो सकता है कि उनका प्रिडिक्शन है कि इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और ये है, तो इंडिया फिर उसको जो है पीछे कर दे। लेकिन आज के डेट में जो है बांग्लादेश की जो 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 जीडीपी है, उनका परचेसिंग पावर है, उनकी आवाम का जो जो कंजम्पशन है, ये सब मिलाकर करके वो जीडीपी बनता है पूरे कंट्री का। तो वो बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो भारत से ज्यादा है। जैसे अभी आपने करेंसी बताया था अफगानिस्तान का कि वो भारी पड़ रहा है इंडिया करेंसी से,
तो वही खबर है जो कि मतलब अब बांग्लादेश यही है कि इंडिया का जीडीपी। बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी काफी संभाली है, और काफी जी उसने तरक्की की है। जीडीपी का मतलब ये होता है हर आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही है वहां। मतलब सिर्फ जी अडानी जो है वो बहुत बड़े आदमी नहीं बनते, लेकिन सभी के का हक मिले बराबर तरक्की में। अब मैं आखिरी खबर की तरफ जाना चाहता हूं। ये अजीत डोभाल साहब, यानी 007 जिन्हें कह सकते हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसी के टॉप लीडर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कुछ मुसलमानों के साथ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पर कोई मीटिंग रखी। वो क्या कुछ था ये देखिए, समझने के लिए बहुत चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, और सरकारें किस तरह से करवटें बदलती हैं, क्या डैमेज कंट्रोल होता है, क्या कुछ है, ये खबर क्या है? देखिए, मैं इस खबर के बारे में थोड़ा सा आपको और तफसील कर दूं कि हाँ। हमारे अजीत डोभाल साहब जो हैं, ये आईपीएस हैं और आईपीएस रैंक के ऑफिसर हैं। वहां से होते होते अब जो है ये मतलब नेशनल सिक्योरिटी, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी जो होता है इंडिया का, हम्म। उसके वो सरबराह हैं और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हैं। हम्म। तो ये तो उनका अभी डिजिग्नेशन है इंडिया में। दूसरी बात है कि ये अंडर कवर एजेंट थे पाकिस्तान में, हम्म। और इन्होंने 4-5 साल गुजारे हैं लाहौर के किसी मजार के, मतलब जहां पे एंट्रेंस होता है वहां पे ये रिक्शा चलाते थे लाहौर में, हम्म। और उसी मजार में ये रहते थे। हम्म। और पाकिस्तानी भाई इनको मलंग कहते हैं, हम्म। अजीत डोभाल नहीं कहते हैं, हाँ। मलंग भाई कहते हैं या मलंग कहते हैं। हम्म। आप समझ रहे हैं ना क्या जी जी जी, कॉन्टेक्स्ट है। तो बिल्कुल। अब यहाँ आकर के बड़े खुफिया एजेंट बन गए हैं, 007 हो गए हैं। हम्म। और इसके बाद अभी जो अब हम खबर पे आ रहे हैं, हम्म। वो खबर यह है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, पीएमओ में, एक डेलीगेशन, मुस्लिम डेलीगेशन को 18 अप्रैल को ये मिले थे, जिसमें 16 मुसलमान, जो जो बहुत ही नामचीन मुसलमान हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता, नामचीन जरूर हैं। और उनका नाम जो है वो उनकी मशीयत और तजारत की वजह से है। हम्म। उसमें ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, साहूकार हैं, और सब वही गुजराती और महाराष्ट्री लोग हैं। हम्म। कोई यूपी का मुसलमान नहीं है, जहां के हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या वहीं रहती है। कोई पॉलिटिकल लीडर मुसलमान का रहनुमा नहीं था उनसे। हम्म। और उसके बाद इन्होंने 16 लोगों से मिले। अब वो डंके बज रहे हैं कि इन्होंने उनकी बात सुनी, इनकी बात सुनी, और फिर आखिर में इन्होंने उर्दू में तकरीर किया। अब वो मराठी और वो गुजराती, वो यूपी वाले अगर होते तो उर्दू की चाशनी, क्योंकि पाकिस्तान में 5 साल रहने के बाद इन्हें फर्राटे से उर्दू आती है। अगर किसी और जबान पे इनका उतना कंट्रोल नहीं है जितना कि उर्दू पे है। मतलब वो ऐसी बात करते हैं कि अगर आप ऑडियो सुन रहे होंगे तो आप ये नहीं कह रहे होंगे, कह सकते हैं कि ये अजीत डोभाल है या कोई और आदमी है, इतनी अच्छी उर्दू है, मैं सुन चुका हूं। तो अब यहाँ पे जो बात थी वो, ये मीटिंग अभी करने की क्या जरूरत है 18 अप्रैल को, ये मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया में क्या मुसलमान बगावत कर रहे हैं? क्या 1857 की तैयारी कर रहे हैं? क्यों? उन्हें हो सकता है कि शायद कोई 1857 का कोई खुफिया उन्हें कुछ मिला होगा कहीं से, रिपोर्ट जो 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला था कि बाराबंकी में और फलानी जगह जो है रानी झांसी जो है वो झांसी से रिवोल्ट कर रही, वो वहां से कर रही। तो बहरहाल उन्होंने एक मीटिंग की, मीटिंग में उन्होंने बाकायदा लोगों से जो है वो बात की और उनके दुख दर्द सुने, और उनसे जो है क्या क्या उनके मुश्किलात हैं वो सुने। उसके बाद उन्होंने 90 मिनट की मीटिंग की उन्होंने, और 90 मिनट की मीटिंग के बाद उन्होंने एक तकरीर की उर्दू में, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान का जो मुस्तकबिल है वो भारत के साथ है। भारत एक जो है वो नाव है या एक शिप है जिसपे सब लोग चल रहे हैं। अगर ये शिप गिर जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो मुसलमान भी मर जाएंगे, हिंदू भी मर जाएंगे। इस तरह की बात की है। लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है कि इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो ईरान से है, क्योंकि इंडिया ने अपनी पूरी विदेश नीति ईरान के हवाले से नाश कर दी है। और खासकर आयतुल्ला अली खमैनी के शहादत के बाद शिया ही नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमान भी जो है वो बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी का चाहता तो नहीं है, मतलब वो नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने एक लफ्ज के में नहीं बात। और इस वजह से मुझे ये लगा कि ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है कि मुसलमानों को हम मतलब अपने अंडर में रखें। एक चीज और भी बताता हूँ, अपनी सलाहियत है कि अजीत डोभाल की जो पकड़ है वो सारे हिंदुस्तान में जो जो खानका हैं और जो मजार हैं, जहाँ के
बुद्ध पूजा होता है, जो मजार की पूजा होती है, हम तो वही कहते हैं ना कि उसमें और बुद्ध पूजा में कोई फर्क नहीं है। तो वहां के जितने मुतवल्ली हैं, अजमेर से लेकर के फुरफुरा शरीफ बंगाल में और कहाँ कहाँ, उन सब से इनका बहुत अच्छा कांटेक्ट है और वो लोग हमेशा इनसे आते हैं और ये कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों को अगर कोई कंट्रोल करेगा तो यही मजार और खानका वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर ये मतलब बहुत आशित है। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि ये जो उन्होंने मीटिंग रखी थी मुसलमानों के साथ, इसमें ज्यादातर तजारती लोग हैं और वो मुसलमान जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं वही इस लिस्ट में थे। 16 लोग थे, कुछ एजुकेशनिस्ट थे, एक जो अलीगढ़ मुस्लिम की यूनिवर्सिटी की जो खातून है वाइस चांसलर, वो भी थी, नईमा खातून इसमें अभी जो है। तो ये मूल मिला करके कुछ डॉक्टर से, एक दो डॉक्टर हैं और कुछ सोशल वर्कर हैं। मुझे इन सारे जितने भी नाम हैं, जितने भी मतलब उन्होंने नाम दिए हैं, मैं किसी को नहीं जानता। जी जी जी, हम और आप मुझे पत्रकार अंदाज है, मैं समझ गया। इस ग्रुप में हमारे एक जानने वाले जरूर गए होंगे, उनसे वो तफसील मालूम करके मैं कभी फिर आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने तमाम खबरों पर चर्चा की। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।